हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट, चाहे वो 2024 लास्ट दिसंबर में हो या 25 जनवरी में हो, 2025 के जनवरी में हो, हम लोगों को तैयार रहना है। कितना भी टाइम हमारे पास हो, हमें जितनी भी प्रैक्टिस करने के लिए मिले उतनी कम है। एग्ज़ाम्स इस प्रकार से अब आ रहे हैं। तो CDP सब्जेक्ट की क्लास 12 के ये क्लास 12th है और इसके पहले 12th मतलब पढ़ने वाला 12th नहीं, क्लास 12 है जो कि हम आज लेने वाले हैं, है ना। और इसके पहले 11 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर देखें और बताएं कि आपको वो वीडियोस कैसी लगी और आपका स्कोर उन सभी क्वेश्चंस में कितना रहा। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए लेके चलेंगे कि क्वेश्चंस भले ही कम हो लेकिन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अपना बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को देखिए, आपका स्कोर कितना रहता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली बात कम है कि जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कम होगा। अगर क्वेश्चंस कम होंगे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम वैसे क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा जूम कर लिया जाए इसे ताकि क्लियर दिखाई दे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। मतलब सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। क्वेश्चंस बहुत आराम से हम देखेंगे, उसके बाद ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, और ये एकदम अगर आपको नियम सही समझ में आ रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इसको 100% श्योर एकदम सही करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तथागत चरण, उत्तर तथागत चरण। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में जो ये बात कही जा रही है कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। ठीक है, सजा टालनी है उसको, लेकिन हम नियम को ज़रूर फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन हम जो समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो डिसिप्लिन बनाई गई है, उसको हम फॉलो ज़रूर करेंगे, उन नियमों का हम ज़रूर पालन करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से चरण में आएगा। तो बात कर ली जाए कि कोहलबर्ग द्वारा 3 स्तर और उनके 2 चरण दिए गए, यानी कि 6। ठीक है, अब सभी स्तरों की बात कर ली जाए तो पहला जो स्तर आपका आ जाता है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। ठीक, तो वो जो है 4 से 10 वर्ष के बच्चों तक होती है और इसमें 2 स्तर जो आ जाते हैं वो कि आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास और स्वलाभ मानसिकता अभिविन्यास। जैसे कि पहला दंड के भय से काम करना, तो आज्ञाकारिता दंड के भय से हम आज्ञा को पालन करते हैं, बच्चा आज्ञा का पालन करता है, जैसे को तैसा ना। जैसे कि दूसरे वाले में स्वलाभ, मतलब कि कुछ भी हो जाए हमारा लाभ उसमें होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, क्या कहता है कि अगर उसे फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी फ़ायदा, मेरा नुकसान ना हो ना। ये चीज़ें अब कन्वेंशनल लेवल आ जाता है, जिसे पारंपरिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष के बच्चों में है, जो कि जिसमें समाज के बारे में बच्चा सोचता है। ठीक है, जिसे हम अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, यानी कि इसे इंटरपर्सनल रिलेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल नहीं, इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल की बात आ जाती है, जहाँ पे खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम चीज़ों को करते हैं, ठीक, काम को करते हैं। दूसरा स्तर इसी का आ जाता है पारंपरिक स्तर का, जिसे हम सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन जिसमें होता है, जिसको हम मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हम जिसमें क्या करते हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जो कि क्वेश्चन को बता रहा है कि हम कुछ भी काम करेंगे, सज़ा में नियम बना रहे हैं समाज में, तो वो नियम फिक्स्ड है, उन्हें तोड़ना नहीं है।
यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जहाँ बच्चा सोच रहा है कि नहीं, एक एज आते है ऐसा कि नहीं नियम कानून तो ज़रूरी है, फॉलो करने चाहिए ना, नियम बनाए ही गए हैं फॉलो करने के लिए, या कुछ लोग कहते हैं तोड़ने के लिए ना, तो वो अपनी अपनी राय रखता है बच्चा, लेकिन समाज के नियम को फॉलो करेगा। किस वाले में? पारंपरिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष में आता है, जिसे हम जो है कि कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन आपका दिखा रहा है, प्रथा पूर्व चरण, जिसे इसकी इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी बताया आपको, पहला प्री कन्वेंशनल लेवल है, उसके बाद दूसरा जो है कन्वेंशनल लेवल है, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो उत्तर पारंपरिक, जो कि 13 से जो बड़े बच्चे होंगे 13+ एबव उनमें होगा, जिसमें कि सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट होगा, मतलब सही वो समाज के नियम का भी पालन करेंगे और उससे अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। जहाँ पे बच्चा ये सोच लेगा कि नियम सही है, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, सही है, लेकिन अगर ये नियम कहीं गलत होते हैं तो उनको बदला जा सकता है, वो उत्तर पारंपरिक स्तर में पहले चरण में आ जाता है। दूसरा चरण उत्तर पारंपरिक स्तर का हो जाता है सार्वभौमिक नैतिकता, जहाँ पे यूनिवर्सल, जहाँ पे नैतिकता का सबसे उच्च स्तर जिसे माना जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में, इसके इस जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कोहलबर्ग से रिलेटेड देखा पहला वाला, उसी तरह हम लोगों ने अदर भी वीडियोस में डिस्कस किया है इसके पहले दूसरे पार्ट को बखूबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया को शोषण करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। शोषित करने के लिए, शोषण नहीं शोषित, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ बहुत। शोषित है यहाँ पे, अधिगम प्रक्रिया को शोषित या पोषित, शोषित इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे पोषित हो जाएगा, शोषित तो शोषण नहीं होगा, पोषित यानी कि उसको सही बनाने के लिए, ठीक है। पोषित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें संकल्पना का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, यानी कि कठिन से सरल की ओर, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी चिंतन कि हम एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर पाएँ, ये अपसारी चिंतन है, जहाँ पे एक टॉपिक को लेकर आपको बहुत सारे विचार हैं। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है क्वेश्चंस का, तो आपको उसके कई नियम आ रहे हैं, तो वो अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन वो होता है जिसमें आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन को एक ही तरीका है हल करने का, बहुत ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, क्रिएटिविटी नहीं जहाँ पे आ रही है, वो अभिसारी चिंतन हो जाता है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने का महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन, तो कंपटीशन की बात होगी नहीं, तो जो दूसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब सारी चिंतन भी बढ़िया है, लेकिन जहाँ पर हम संकल्पों के बीच संबंध खोजेंगे वो सबसे सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा गया है 1 to 5 के लिए कि हमें बच्चे को रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना है। अगर हम वृक्ष पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे के आसपास देखने को मिले, जो बच्चा हमेशा वृक्ष को देख रहा है, आम, नीम, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि बबूल का दे दे, जो कि बबूल अब गाँव में भी नहीं दिखाई दे रहे बबूल के पेड़, है ना। अशोक के पेड़ बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग लगाते हैं, वो स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में लगते हैं, जहाँ पर शौक के लिए, सुंदरता के लिए उन पेड़ों को लगाया जाता है। तो ये चीज़ें बात हुई कि बीच संबंध को, संकल्प, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसको कोरिलेट करके पढ़ाया जाए। संकल्प मतलब वही बात, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फिलहाल। संकल्प मतलब कॉन्सेप्ट, वही जो मैंने अभी भी कहा, ठीक है ना। संबंध खोजना उसमें है ताकि चीज़ को रिलेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है किस चीज़ की, अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को। तो अनुवांशिकता के बारे में वाइगोत्स्की बात नहीं करते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस यहाँ पे समझने की बात है। नहीं, यहाँ पे समझने की बात ये है
कि समाजीकरण की बात तो करते हैं वाइगोत्स्की, लेकिन उसको जीव पारिस्थितिकीय मॉडल के हिसाब से वो बात नहीं करते। ठीक है, अभिप्रेरणा की बात तो करते नहीं, अनुवांशिकता की बात वो करते नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक जैसे जो भी बच्चे को नैतिकता सिखाई जा रही है उसमें समाज के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, उसको समझाया जाए और बच्चे को बड़े से, जो भी बड़ा व्यक्ति है उससे उसको एक संकेत मिले, इशारा मिले, एक सहयोग मिले कुछ नया सीखने को। जैसे एक एज अ टीचर हम अपने बच्चों को जो भी क्लास में हो या ट्यूशन में हो, जहाँ भी हम पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं, वहाँ पे हम उनका सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं थोड़ी सी, ताकि बच्चा उसको सीख जाए। ये बात लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? ऐसा भी बहुत बार होता है कि खुद टीचर मजाक में ही कहें या बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब क्रिकेट की बात आती है, ऐसी चीज़ जैसे बाइक चलाने की बात आती है, क्रिकेट की बात आती है और जहाँ पे थोड़ा सा भारी काम करने की बात आती है, वहाँ पे अधिकतर जो टीचर्स होते हैं, यहाँ तक कि फीमेल टीचर भी मैं बात करूँ तो अध्यापक या अध्यापिकाओं की भी बात करूँ तो वो अधिकतर जहाँ पे बाइक चलाने की बात होगी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम करने की बात होगी, जहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत की चीज़ है ना, और मार्केट जाने की बात हुई या क्रिकेट की बात हुई, फुटबॉल की बात हुई, ये सारी चीज़ें अधिकतर अभी तक भी, जो कि इतना ग्लोबल लेवल पे जो है कंपटीशन सभी चीज़ों के पहुंच चुके हैं, तो चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर जगह में लड़कियां भी शामिल है। फिर भी आप देखेंगे कि लोग अधिकतर जो टीचर्स हैं या कोई भी एज अ पर्सन भी आपसे बात करे तो आपको महसूस होगा कि वो लड़कों से ही बात करते हैं, ना कि लड़कियों से ना। जैसे अगर कोई भी चीज़ काम करना हो जो जहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसे संभावनाएं भी नहीं रखते कि लड़कियां नहीं कर पाएगी, मतलब ये कमज़ोर होती हैं लड़कियां ना। ये तो ये क्वेश्चन के हिसाब से क्रिकेट के बारे में, या कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरा दम लगा के ही खेलना है, पूरी मसल्स आपको यूज़ करनी है, पूरा आपके अंदर पूरा आप स्ट्रांग होने चाहिए, मोटे ताजे ना। कोई भी खेल सकता है क्रिकेट एज अ पर्सन ना। तो अभी भी गाँव में भी अधिकतर भी चीज़ों में, अगर शहरों में तो बहुत ज़्यादा इसका अभी तो है कि लड़कियां लड़के खेलें, लेकिन गांव में अभी भी जो है कि लड़के ही क्रिकेट मैच खेलते हैं। अगर वो अपने खेतों में या कहीं पे भी खेलने जाते हैं, ऐसे टूर्नामेंट में भी लड़कियां बहुत कम होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं फिलहाल। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि टीचर जो है वो क्रिकेट के बारे में सिर्फ लड़कों से बात कर रहे हैं। तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? जेंडर सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण तब होगा जब हम जेंडर को इक्वल रख के, समान रख के, बराबर में बात करते हैं, तो सशक्तिकरण तो होगा नहीं। जेंडर पक्षपात, जिसे जेंडर बायास कहते हैं। संबंधता, यहाँ पे संबंध नहीं और धमकी भी नहीं दी जा रही है। तो पांचवें का जो सबसे सही ऑप्शन है वो दूसरा हो जा रहा है कि यहाँ पे पक्षपात हो रहा है कि कम से कम ये तो पूछना चाहिए था कि कल का मतलब सारी चीज़ें हम लड़कों से ही पूछ रहे हैं टीचर, तो उसे कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि हाँ, अगर लड़कियां नहीं भी जानती हैं क्रिकेट के बारे में तो ये भी पूछे क्या तुमने कल का मैच देखा, कौन जीता इसमें, कौन सी टीम। तो कम से कम जागरूकता तो बच्चे में फैलेगी कि हाँ ये लड़कियों से पूछ रहे हैं तो लड़कियां भी इसमें कर सकती हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि टीचर जो है वो सिर्फ लड़कों से क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जेंडर पक्षपात होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित कक्षा, जो कि आसान प्रश्न है ये। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। तो हमेशा सिर्फ वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं वो नहीं सही होगा ना। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित अनुशासन पद्धति को। ये पांचवा क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन देखे थे? कहाँ गया? अच्छा, ये तो 3 से 4, अच्छा ये चौथा वाला, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न था। अच्छा, 5 5 2 बार हो गए हैं फिलहाल, ये सही है।
चलिए पाँचवा यही हम लोग हल कर रहे थे। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को नहीं, किसी भी तरह से बस पाठ्यक्रम को, यानी कि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर दो ना। दंड आधारित कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन है ज्ञान की सक्रिय संरचना को, सबसे आसान प्रश्न है और ऑप्शंस भी पूरा मिलता जुलता है, जो कि क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस नेगेटिव के तौर पे हैं, सबसे पॉजिटिव दूसरा ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक कारण का प्राथमिक कारक है? सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन है? पुस्तक और पत्रिकाएं, निकट परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो देखिए माता पिता का कार्यस्थल, थोड़ी कार्यस्थल बच्चे ऑफिस में थोड़ी जाके चीज सामाजिकरण को सीखेंगे वहाँ पे भी, लेकिन प्राथमिक कारक जो है वो निकट परिवार, जो बच्चा जिस परिवार में रह रहा है, जो बच्चों के निकट है, जिसमें बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, वो सबसे प्राथमिक कारक हो जाएगा। ठीक है। द्वितीय कारक स्कूल या पुस्तक और पत्रिकाएं, इसे आप मान सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समानुरूप है? यानी कि जीन पियाजे के हिसाब से आसान प्रश्न है ये वाला कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस उम्र के बच्चे आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से साल के ऊपर या 11 वर्ष से ऊपर। तो देखिए पहले हम जीन पियाजे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास पर जो बात कही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, तो एक तो है सेंसरी मोटर, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से 4 स्तर है। एक तो संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। यानी कि संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। अब देख लेते हैं संवेदी पेशी अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था जो है वो 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि इसके बाद की अवस्था है, वहाँ 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक जो कि सबसे पहले ऑप्शन में पूछा गया है, वो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। तो 7 से 11 वर्ष वाला जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से ऊपर वाले की बात हो जाती है। तो ये बात रही। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे बात करी है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि जो जन्म से 2 वर्ष जिसकी अवस्था है, वो उसमें वस्तु स्थायित्व होता है। ठीक है, वहाँ पे बच्चा हाथ पैर हिलाना, यानी कि सेंस मोटर स्किल्स को जोड़ना सीखता है। इमिटेशन होता है, दिशा निर्देशित व्यवहार होते, बच्चा बोल तो पाता नहीं, तो इसीलिए संकेतों में चीज़ों, जैसे उसे भूख लगी है, तबीयत खराब है तो रोना, ठीक है, चिड़चिड़ापन करना, ये सारी चीज़ें वो संवेदी पेशी अवस्था में हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष है, इसमें विकेंद्रीकरण बच्चे में नहीं होता, डिसेंट्रिक बच्चा नहीं होता है। यानी कि अगर व से क बन जाएगा, अगर एक बार व से व बना दे रहे हैं तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि इसको क भी बनाया जा सकता है। ये विकेंद्रीकरण बच्चे में लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण की कमी होती है, वो संरक्षित चीज़ों को पूरी तरह से नहीं कर, रिवर्सिबल नहीं होता। यानी कि 1 4 6 लिख दिया गया, या असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बदल सकता, डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, अवरोही आरोही क्रम को नहीं बदल सकता, बच्चा संरक्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी में गुड़िया सुलाना, उसको नहलाना, ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है। ठीक है, जहाँ पर बच्चा जो है कि कहता है कि अगर उसकी माँ उसके सामने है तो उसे लगेगा कि हाँ मेरी माँ है। अगर कुछ पल के लिए बच्चा माँ चली जाए कहीं सामने से, तो उन्हें लगता है कि मम्मी कहीं चली गई या नहीं दिख रही है, तो वो मम्मी के लिए रोने लगते हैं। मतलब ये वस्तु स्थायित्व बच्चों में नहीं होता है। ठीक है,
7 से 11 वर्ष जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें संरक्षण बच्चों में आ जाता है। लॉजिक बच्चा थोड़ा बहुत लगाने लगता है, ठीक है। उदाहरण से नियम, यानी कि उदाहरण पहले समझा के अगर आप नियम समझाएंगे तो बच्चा समझ पाएगा। डिसेंटर बच्चे में आ जाता है, विकेंद्रीकरण बच्चे में भी आ जाता है। ये सीरिएशन कर पाता है बच्चा श्रेणीबद्ध चीज़ों को, यानी कि अवरोही आरोही क्रम में चीज़ों को लगा पाता है बच्चा, ठीक है। वर्गीकरण कर पाता है बच्चा, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें दिखाई देंगी वो बच्चा उसमें क्लेरिफाई कर लेगा, क्लासिफिकेशन कर लेगा। लेकिन जो 11 से ऊपर की एज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, वो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन है, ठीक है। जहाँ पर कोई चीज़ें न भी दिखाई दे फिर भी अगर वो चीज़ें हैं तो उस पर बच्चा व्याख्या कर पाए। जैसे वायु न भी दिखाई दे फिर भी उपस्थित है, इसके बारे में बच्चे से अगर हम चर्चा करेंगे तो बच्चा अपने बताएगा, ठीक है। जैसे न्यूटन का लॉ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जो चीज़ें नहीं भी दिखाई दें अगर वो मौजूद है तो उनके बारे में अगर बच्चा व्याख्या कर ले रहा है तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने देख लिया 7वें का सही आंसर, जो कि तीसरा था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न व्यक्तियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। नहीं, अगर हमें ये देखना है कि हम लोगों ने बच्चे को आज अल्फ़ाबेट सिखाया है तो अल्फ़ाबेट सिखाया है तो बच्चों को सिखाएंगे भी कई तरीके से और पूछेंगे भी कई तरीके से ना। कुछ बच्चे जैसा आप बोल पा रहे हैं डायरेक्टली उसी तरह नहीं चीज़ों को सीख पाते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा उसमें बदलाव करके सीखते हैं ना। तो एक समान तो हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, आकलन करेंगे तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात आ गई तो भी सही नहीं है। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो। जब बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित नहीं होगा तो आप सिखाएंगे क्यों ना, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, हाँ हम आकलन ऐसा करेंगे जो कि अलग अलग तरीके से सिखाएंगे भी बच्चों को। अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चों को भ्रमण विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, किंडरगार्टन विधि से अलग अलग तरीके से हम सिखाएंगे। और हम जब आकलन करेंगे कि बच्चे ने हमने जितना बच्चे को सिखाया वो बच्चा सीखा है उतना कि नहीं, हम जब आकलन करेंगे तो उसको भी हम कई तरीके से पूछेंगे। अगर हम बच्चे से कहते हैं 2 2 जा कितना होता है तो बच्चा अगर नहीं बता पाता है तो हम ये पूछेंगे कि 2 + 2 कितना होगा, काउंट करके उंगली से बताओ या ऐसे लाइनिंग करके खींच के बताओ ना। तो ये आकलन करने का तरीका अलग अलग होगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को बाण प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है। स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के द्वारा पूछी गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, यानी कि समस्या के समाधान के लिए हम बच्चे को क्या करते रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं जब भी बच्चा जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी बहुत। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उसी समय उन्हें संकेत और इशारे देना सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, जहाँ पर बच्चा कहीं अटक जाए। ऐसा नहीं कि जब भी थोड़ा सा अटके हम उसको निर्देश देने लगे, ऐसा नहीं। बच्चा थोड़ा सा अटकेगा, फिर थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, फिर अपनी गलती को सुधारेगा, करके सीखेगा, वो ठीक है। लेकिन किसी बिंदु पर जहाँ पे अब लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दी जाएगी तो बच्चा अपने जहाँ तक सीखना था वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इशारे देने हैं, संकेत देना है, हेल्प करनी है, सहयोग करना है, मदद करना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ गया, ये पूरा टोटल दिख नहीं रहा, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा इस तरह कुछ दिख रहा है, देख लेते हैं 10वां वाला ऑप्शन कि निम्नलिखित कथन में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि से नहीं, केवल बुद्धि लब्धि से नहीं मापा जा सकता है, बुद्धिमत्ता को कई तरीकों से मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर आपके माता पिता भले ही पढ़े लिखे ना हो लेकिन अगर उनके मेमोरी पावर, याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है तो
जाहिर सी बात है कि आप में भी याद करने की क्षमता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, स्टडी में हो या कोई भी पुरानी बातें हों या कोई भी चीज़ें हों जो आप पहले से सीख रहे हैं, वो आपको देरी तक याद रहेंगी। ऐसा है, बहुत लोगों की मम्मियाँ होंगी जो नहीं पढ़ी लिखी होंगी ना, लेकिन वो सिलाई करती हैं या कुछ भी करती हैं तो उन्हें प्रॉपर याद है कि कटिंग यहाँ से करना है और जितना सेंटीमीटर या मिलीमीटर आप नहीं नाप पाएंगे वो नाप लेती हैं। तो ये तो सही है कि उनकी जो पावर है, मेमोरी पावर, वो बढ़िया है ना। तो अनुवांशिकता पर होती है भूमिका निर्भर बुद्धिलब्धि की। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता शामिल करती है, सुनिश्चित करती है। देखिए नहीं, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर आप मैथ में ठीक है तो आप सारे सब्जेक्ट में ठीक होंगे, जो कि सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसी टाइपिंग कल से कोशिश करूँगी गलतियाँ ना हो। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता की से अधिक है। बिल्कुल, बुद्धिमत्ता सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा, कि बुद्धिमत्ता जो है ये चौथा वाला ऑप्शन नीचे का जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि मैं लिख देती हूँ 10वें का चौथा ऑप्शन सही होगा, जो कह रहा है क्या कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है, जो कि नीचे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। कि ये बात सही है कि जो हम बुद्धिमत्ता, जो IQ लेवल हम बात कर रहे हैं, वो हम जितना स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अलग है, क्योंकि योग्यता जो एग्ज़ाम में हम दिखाते हैं या जो स्कूल में दिखाते हैं वो निश्चित है ना। रियल लाइफ में भी हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी काम करें हम ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करें या कोई नई चीज़ करें या जो भी हम लाइफ में डेली कर रहे हैं, उसमें भी माइंड के यूज़ की ज़रूरत होती है, रिलेशनशिप चाहे कुछ में भी। तो वही चीज़ है, 10 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हम स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उस योग्यता से कहीं अधिक है बुद्धि लब्धि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन, प्रतीकात्मक, पदार्थ अस्थायित्व, अस्थगित अनुकरण। अस्थगित जो अनुकरण है इसकी बात तो जीन पियाजे नहीं करते। 3 ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा देखिए। पहले अगर हम बात कर लें कि जीन पियाजे जो कह रहे हैं पदार्थ अस्थायित्व, जहाँ पर बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि पदार्थ अस्थायित्व, ये जो हम लोगों ने इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा, इसमें देखते हैं हम लोग किस में है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है या प्री ऑपरेशनल स्टेज के बीच में है। जैसे मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व पूरी तरह से विकसित हो जाती है। कि अगर मेरे सामने से बच्चा ये सोच लेता है कि मेरे सामने से अगर मम्मी हट गई हैं तो भी मम्मी हैं, अभी आ जाएंगी कुछ देर में, ये वस्तु अस्थायित्व होता है। यानी कि बॉल अगर गिर गई है तो बच्चे को पता चलेगा कि बॉल है, नीचे गिर गई है, बच्चा रोएगा नहीं इस बॉल के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो पदार्थ अस्थायित्व, तो यहाँ पर तो ये बात हो नहीं रही, तो ये तो होगा नहीं। प्रतीकात्मकता ये हो जाएगा कि हम प्रतीक दिखाकर चीज़ों को बताएं, जैसे कि ये इस प्रकार की कैप में लगी चीज़ें होंगी, जैसे कि पेन के मॉडल कई प्रकार के आते हैं, तो हम उसे प्रतीक के माध्यम से सिखा रहे हैं बच्चे को कि ये जो प्रतीक है, जो इस प्रकार का सिंबल है, चिन्ह से ही तो हम चीज़ों को इंगित करते हैं ना। आप तो ये मानते हैं कि अगर बाल्टी का आकार थोड़ा छोटा हो जाए तो हम उसे छोटी बाल्टी या कुछ दूसरा कहते हैं ना। ऐसे अगर मोटी बुक हो तो ब्लैक पेज की कॉपी हो तो उसे हम रफ कहते हैं, वाइट पेज की कॉपी हो तो हम उसे सफ के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो वाइट पेज है। ये सारी चीज़ें प्रतीक के हिसाब से हम चीज़ों को याद रखते हैं, उसी तरह बच्चा भी। इसमें आत्मसातीकरण हो जाएगा, जहाँ पर बच्चे ने ये देखा है कि उसने क्या देखा है, घोड़ा देखा है, ठीक है। अब उतने बड़े घोड़े को देखकर वो उसने कुत्ता डेली लाइफ में देखा है और उसे लगता है कि ये चारों पैर पे चल रहा है, पूंछ है उसकी, इसी तरह लंबा सा मुंह है, तो वो क्या है, कुत्ता है ना। तो ये आत्मसातीकरण है, जहाँ पर बच्चा संतुलन कर लेगा, जहाँ पर बच्चा ये समझ जाएगा कि घोड़े और कुत्ते में क्या अंतर है। ये अगर अंतर बच्चा समझ जाता है तब ये आपका समायोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा सीख लिया है कि ये कुत्ता है और ये एक घोड़ा है, ठीक है। तो ये आत्मसातीकरण है, बच्चा उनमें डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि ये दोनों मिल रहे हैं फिर भी एक दूसरे से अलग है, जैसे काले कौवे और कोयल में, उसी तरह से आत्मसातीकरण हो जाएगा। जब बच्चा घोड़े और कुत्ते में फर्क कर लेगा तब क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। फिलहाल ये बातें रहीं, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
12वां क्वेश्चन है कि भाषा एवं विचार पर वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे ये भाषा और विचार के में इन लोगों में विवाद है। कोई कहता है कि भाषा पहले है, विचार नहीं। कोई कहता है कि विचार पहले है, भाषा नहीं। कोई कहता है कि विचार जो है कि विचार है तभी भाषा आई। अब एक लोग कहते हैं कि भाषा है तभी विचार आए ना। तो क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, समझ लेते हैं। दोनों लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों नहीं मानते। संबंध है, दोनों मानते हैं। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। देखिए 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। दो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो पहला है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा क्या करती है? संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी कि पहले भाषा है तब विचार है। और पियाजे क्या कहते हैं? पहले विचार है तब भाषा है। ये दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की पूछा जा रहा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा उसके बाद संज्ञानात्मक विकास निर्देशित करती है। भाषा है तभी हमें विचार आते हैं, ये वाइगोत्स्की कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अन्वेषण मतलब खोज, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, अध्यापक केंद्रित नहीं, लगातार अभ्यास और दोहरा कर नहीं, केवल अनुकरण द्वारा नहीं। 13 का सही ऑप्शन आप समझ रहे हैं कि जब बच्चा खुद से करके सीखेगा या ढूंढेगा उसमें बच्चा क्रिएटिविटी कर पाएगा, जो कि सृजनात्मकता का मतलब है। आसान प्रश्न है। गुणज वैफल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित? गुणज वैफल्य, जहाँ पर बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है, वो चीज़ें गुणज वैफल्य होती हैं। जैसे कि जहाँ पर गणित में जोड़ घटाने में बच्चे को दिक्कत हो, वो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि एक तो है डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ना, हाँ डिसकैलकुलिया हो जाएगा इसका। तो एक बार कभी कभी एकदम घुस जाइए ना तो चीज़ें थोड़ा सा मेमोरी बेस करनी पड़ती है। गति विषयक आवश्यकता से नहीं, दूसरों के नहीं, सांकेतिक योग्यता से नहीं, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता। जो मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं, संकल्प होते हैं, उनको सीखने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है, उसे ही डिसकैलकुलिया कहते हैं, जो कि आसान प्रश्न है। आप लोगों ने पूरा रटा होगा ये सारी चीज़ें, जो कि सही है। 15 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि वो बच्चे जो बहुत ही निचले निम्न जो है एरिया से आते हैं, जहाँ पर उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, सीखने के चांसेस कम है, वहाँ से अगर बच्चा आता है कमज़ोर वर्ग से, ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक तरीके से या भौगोलिक तरीके से, तो वहाँ पर हमें आरक्षण का प्रावधान है। तो ये 2009 के अंतर्गत क्या है? भेदभावात्मक है, अलगावात्मक है, सम्यता पर आधारित है या समानता पर। देखिए इक्विटी और इक्वालिटी दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे। 15 का जो सही ऑप्शन हो जाता है वो इक्वलिटी नहीं इक्विटी पर है। किस पर है? इक्विटी पर है, ताकि एक स्तर में लोग हैं जिन स्तर में ये ऊंचे स्तर पे थोड़ी सी अगर इनको हेल्प मिल जाएगी तो ये इनके बराबर हो जाएंगे और सभी लोग समान हो जाएंगे, ये इक्वलिटी की बात है। तो चौथा ऑप्शन नहीं होकर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल 15 का। तो ये थे 15 क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन ये थी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं या आप कोई भी चीज़ें हैं जिस पर आपको और वीडियो चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उन क्वेश्चंस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।